नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं सोहित मिश्रा। दिल्ली और एनसीआर के लिए राहत की खबर है। दिल्ली और एनसीआर में इस समय सबसे बड़ी किल्लत जो है वो है आईसीयू बेड की। ऐसे में दिल्ली सरकार का 500 आईसीयू बेड्स का अस्थायी अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। ये वो अस्पताल है, इसको ठीक तरह से पूरी तरह से मैं आगे आपको दिखाऊंगा। पहले देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इस अस्पताल का दौरा किया है, अस्थायी अस्पताल का दौरा किया है, वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। हम लोग जीटीबी हॉस्पिटल के सामने जो रामलीला ग्राउंड है, हम वहाँ खड़े हैं और ये इस रामलीला ग्राउंड में पिछले 10 दिन के अंदर ये 500 बेड का आईसीयू तैयार किया गया है। कल से ये आईसीयू बेड्स 500 आईसीयू बेड्स यहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं, ये चालू हो जाएंगे। इसी तरह से एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने भी रामलीला मैदान है, वहाँ भी 500 आईसीयू बेड्स 2 या 3 दिन के अंदर वहाँ भी चालू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये 1000 आईसीयू बेड्स एक साथ चालू होने से मेरी समझ के हिसाब से अब दिल्ली में आईसीयू बेड्स की कमी शायद लोगों को महसूस नहीं होगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो 500 बेड का दिल्ली सरकार ने अस्थायी अस्पताल बनाया है, पहली बार दिल्ली सरकार ने इस तरह का अस्पताल दिल्ली के अंदर बनवाया है। तो ये देखिए, इस अस्पताल में जो सबसे अहम चीज़ जो दिल्ली के अंदर ढूंढे नहीं मिल सकती इस समय पर, वो है वेंटिलेटर। ये देखिए, इस अस्पताल में 100 बेड्स पर, ये देखिए पीएम केयर्स का ये वेंटिलेटर है, यहाँ दिख रहा है, 100 बेड्स पर वेंटिलेटर होंगे। 350 इस तरह की बाईपैप मशीन होंगी और 50 बेड जो होंगे वो HFNO यानी हाई फ्लो नेज़ल ऑक्सीजन वाला जो सिस्टम होता है, उस तरह से यहाँ पर काम चलेगा। तो 500 बेड्स का ये आईसीयू तैयार किया गया है और बताया गया कि 350 नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर तैनात किया जाएगा। 20 से 30 अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट होंगे, 40 सीनियर रेजिडेंट होंगे, 120 जूनियर रेजिडेंट यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। तो इस तरह के मेकशिफ्ट इंतज़ाम, ये अस्थायी अस्पताल है, इस तरह के मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो हैं वो अलग अलग राज्यों की सरकारें कर रही हैं, लेकिन दिल्ली के लिए ये अहम बात इसलिए है कि इससे पहले हमने देखा है कि दिल्ली के अंदर DRDO ने इस तरह का इंतज़ाम किया था, जहाँ पर आईसीयू बेड्स, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल इस तरह के हॉस्पिटल के अंदर बनाए गए थे। लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने स्तर पर इस तरह का इंतज़ाम पहली बार किया है। तो वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार के बक्सर नदी में तैरते शवों को देखकर हड़कंप मच गया। वहां पर महादेव घाट पर जब इन शवों का अंबार दिखा तो और इसकी खबर जब प्रशासन के पास पहुंची तो वो पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कह दिया कि ये सारे शव यूपी से बहकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चासा ब्लॉक के अधिकारी ने बताया कि करीब 40 से 45 शव अलग अलग जगहों से बहकर यहाँ पहुँचे हैं। वहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना के मामले में चासा घाट की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जहां दाह संस्कार के लिए लकड़ी की व्यवस्था न होने से लोग शवों को गंगा में फेंक कर चले जाते हैं। इस कारण से नहीं कि कोरोना के कारण सारी मौतें हो रही हैं, लेकिन जो भी आसपास के लोग हैं वो इधर आ जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे जो लाशें इधर गंगा जी में दिख रही हैं, 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ वो किनारे पर लग गई हैं, जिसका डिस्पोजल हम लोग अभी करवा रहे हैं। इलाज तो कहीं न कहीं से आ ही रही है। अब वो अन्वेषण का विषय है कि वो बारे से आ रही है कि बनारस से आ रही है कि इलाहाबाद से आ रही है, क्योंकि ये लाशें जो दिख रही हैं, लगता है कि ये 5-7 दिन से बहती हुई लाशें हैं, क्योंकि ये फूल गई। यूपी सरकार लगातार दावे कर रही है कि यूपी के अंदर दवा, बेड, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये बात अलग है, खुद बीजेपी के ही दर्जन भर MP, MLA, मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर खराब इंतजाम की बात कह चुके हैं। यूपी के फिरोजाबाद के बीजेपी MLA ने अपना एक वीडियो वायरल किया और उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी जो आगरा मेडिकल कॉलेज में है, उनको खाना पानी भी नहीं दिया जा रहा। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में फिरोजाबाद के जसराना से बीजेपी MLA पप्पू लोधी की पत्नी संध्या भर्ती हैं। बीजेपी MLA ने आम जनता की तरह अपना वीडियो वायरल कर बताया कि उन्हें वहां 3 घंटे बेड नहीं मिला
और अब खाना पानी भी नहीं मिल रहा है। आज भी उसकी कंडीशन क्या है क्या नहीं है ये तो माता रानी जाने। ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, ना पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर कि उन्होंने हमारे साथ जो किया वो किया। ईश्वर ना करे कभी किसी गरीब के साथ ऐसा हो। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। यही नहीं, बीजेपी के करीब 1 दर्जन एमएलए, एमपी और मंत्री इस कोरोना के दौर में सीएम को लेटर लिखकर दवा इलाज में बदहाली का रोना रो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने लिखा है कि ऑक्सीजन की जमाखोरी, कालाबाजारी हो रही है। कोरोना के लिए मेडिकल इक्विपमेंट 1.5 गुना दाम पर बिक रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार फोन नहीं उठाते। लखनऊ में मोहनलालगंज के बीजेपी एमपी कौशल किशोर ने लिखा है कि केजीएमयू में वीसी और कई डॉक्टर बहुत लापरवाह हैं। रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में 100 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड खाली पड़े हैं। कोविड हॉस्पिटल में 20 में से सिर्फ 5 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। राज्य मंत्री के दर्जे वाले सुनील भराला ने लिखा है कि मेरठ में बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की बहुत कमी है। इसकी वजह से करीब 500 लोगों की मौत हो गई है। लखीमपुर से बीजेपी एमएलए लोकेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा कि जिले में ऑक्सीजन की बहुत कमी है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। हम लोग असहाय होकर उन्हें मरते देख रहे हैं। कानपुर के बीजेपी एमपी सत्यदेव पचौरी ने लिखा, कानपुर में कोरोना से बहुत लोगों की मौत हो रही है। काफी लोगों की मौत वक्त पे इलाज ना मिलने से हो रही है। बलिया जिले से विधायक और यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी बलिया जिला अस्पताल में दवा इलाज का मुआयना करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां 11 वेंटिलेटर लगे हुए हैं, लेकिन चलता कोई नहीं। 2 रात आप हम जगे रहे 12 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक मरीज को बचाने के लिए। वो मरीज किस अभाव में मरे? वेंटिलेटर के अभाव में, इसलिए कि वेंटिलेटर बलिया में उपस्थित नहीं। 11 वेंटिलेटर स्ट्रामा सेंटर में पड़े हुए क्यों नहीं चल रहे हैं? हम आपसे और आपसे जानना चाहते हैं। परेशानी बहुत बड़ी है, जनता उसको भुगत रही है और जनता के प्रतिनिधियों को इसका बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। उन्हें वोट लेने के लिए जनता के पास फिर जाना है। अगर वो उसकी बात नहीं उठाएंगे तो कल को जनता उनकी नहीं सुनेगी। आगरा में नसीम, फिरोजाबाद में जितेंद्र और बलिया में करुणा सिंधु के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर में मरीज ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए स्टेरॉइड दिया जा रहा है, लेकिन स्टेरॉइड की हैवी डोज से कई मरीजों को म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही है। इसके इलाज में जो कुछ मरीज गंभीर होते हैं वो इस कदर तक गंभीर हो जाते हैं कि उनको बचाने के लिए उनकी आंख तक निकालनी पड़ती है। कोविड से जंग जीत चुके 44 साल के नितिन शिंदे अब म्यूकोरमाइकोसिस के कारण अपनी आंख खो चुके हैं। पत्नी तकलीफ के दूसरे दिन से ही अस्पताल के चक्कर काट रही थी, लेकिन संक्रमण बढ़ने के कारण एक आंख निकालनी पड़ी। मैं पहले दूसरे दिन से भाग रही हूँ, तो भी चौथे दिन तक या तीसरे दिन तक मेरे पति की हालत इतनी बेकार हो गई कि उनके मुंह से और इससे से खून आने लगा केएम हॉस्पिटल में। फिर मुझे नज़दीक में जो हॉस्पिटल मिला उसको रात को मैंने लायंस क्लब में वहाँ पे उनको शिफ्ट किया। जब भी वो एडमिट हुए तभी उनके शुगर्स काफ़ी हाई थे, किडनी के ऊपर असर हुआ था, तो उनका लेफ्ट साइड का जो आँख था वो पूरी तरीके से म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से खराब हो चुका था। और अगर ज़्यादा समय अगर रुकते थे तो ये बीमारी ब्रेन तक पहुँच सकती थी, और उसमें इसका मोर्टालिटी रेट जो है ब्रेन तक पहुँचे तो बहुत हाई रहता है। करीबन 6 से 7 घंटे तक ये सर्जरी चली, काफ़ी मेजर सर्जरी थी, और इसमें पेशेंट की एक आँख अनफॉर्चुनेटली हमको निकालनी पड़ी, लेकिन वो पेशेंट की जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी था। इस बीमारी को ब्लैक फंगस भी कहते हैं। नाक से शुरू होती है, आंख और दिमाग तक फैलती है। मुंबई में बीएमसी के बड़े अस्पताल सायन ने बीते 1.5 महीने में ब्लैक फंगस के 30 मरीज देखे हैं। 6 की मौत हुई है, 11 की एक आंख निकालनी पड़ी। ये जानलेवा बीमारी है। इनमें हमारे जो 30 पेशेंट मैं बोल रही हूँ उनमें से 11 में आंख निकालनी पड़ी है। एक यंग पेशेंट 47 इयर्स ओल्ड की पेशेंट, उसकी दोनों आंख निकालनी पड़ी क्योंकि दोनों आंखों में ये इन्फेक्शन हुआ था। और हमारे यहाँ इन 30 पेशेंट में से 6 पेशेंट हम बचा नहीं पाए। तो इसकी जो एक्चुअल मॉर्टेलिटी जो है, जो हम बोलते हैं कि जिसमें इन परसेंटेज में अगर बोलें तो इसकी मॉर्टेलिटी कहीं भी दुनिया में 50% है,
यानी 10 में से 5 पेशेंट इसको हम लोग बचा नहीं सकते अगर ये बीमारी बहुत फैली हुई है। कोरोना ठीक करने वाली बीमारी स्टेरॉइड हेवी डोज दवा से इम्यूनिटी कम होना या फिर शुगर लेवल बढ़ने के कारण कई मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी घर कर रही है। मुंबई के ईएनटी स्पेशलिस्ट एक हफ्ते में ऐसे 4 से 5 मरीज देख रहे हैं। लास्ट वीक में ही हम लोग ने अभी करीबन 4 पेशेंट ऑपरेट किए हैं, जिसमें से 2 पेशेंट का जो है आँख की रोशनी चली गई थी और ऐसा देखा गया है कि ये स्टेरॉइड जो है और इवन डायबिटीज़ पेशेंट का इम्यूनिटी कम कर देता है। इससे ये फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। ये स्टार्ट होता है नाक से, नाक के बाद धीरे धीरे आँख में फैलता है। तो आँख में जब फैल जाएगा तो आँख की रोशनी, आँख लाल होना, आँख में सूजन होना, आँख के आजू बाजू सूजन होना और एकदम एंड में ये ब्रेन में पहुँच जाता है। ये जैसे ही ब्रेन में पहुँचता है पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट 80% तक हो सकता है। इस महीने में 15 से ऊपर केसेस मैं देख चुकी हूँ और मेरे कलीग्स पूरे 40 के ऊपर भी केसेस लोगों ने देखे हैं। पहले ईएनटी डॉक्टर्स नाक से कंफर्म करके टेस्ट करते हैं और फिर एंटी फंगल मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन के द्वारा से, या सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। आँख में ज़्यादा बढ़ने से पूरी आँख निकालने भी पड़ सकती है। नॉर्मल इंसान में पहले ये केसेस जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते थे, ज़्यादा डायबिटीज़ होने से होता था, कोई और वजह से इम्यूनोसप्रेशन होने से ज़्यादा होते थे ये केसेस, पर पूरे प्रपोर्शन में देखा जाए तो काफ़ी कम थे। इस साल में ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो कोविड पेशेंट में ज़्यादा प्रीडिस्पोज होता है, उसमें वो ज़्यादा एग्जैजरबेट हो जाता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस 2 से 3 दिन नाक में रहता है और फिर आंख की ओर बढ़ता है। नाक से खून निकलना या देखने में हल्की भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि कोविड के बाद की ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की जंग और भी ज्यादा घातक है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं देश प्रदेश में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कोरोना के इस संकट की घड़ी में कुछ एनजीओ किस तरह से कर रहे हैं लोगों की मदद। देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अस्पतालों में पहले से ही जो ऑक्सीजन बेड हैं वो ना के बराबर हैं, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में उन्हें ऑक्सीजन देने का काम कुछ एनजीओ की ओर से किया जा रहा है। इन लोगों को घरों पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर सहित कई दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अस्पताल का नज़ारा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की कमी है, तो वहीं मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब कई मरीजों को घर पर ही इलाज किया जा रहा है। पुलिस कांस्टेबल चेतन बर्डे 24 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। प्रशासन ने इन्हें अस्पताल में भर्ती तो किया और इलाज के लिए 2 लाख रुपए की मदद भी की, लेकिन इसके बावजूद इनका इलाज पूरा नहीं हो सका। अपने इलाज के लिए इन्होंने 1 लाख रुपया कर्ज भी लिया, फिर भी ठीक नहीं होने के बाद अब कुछ संस्थानों की मदद से घर पर इलाज जारी है। आर्थिक तंगी के वजह से परिवार वाले कई दिनों से परेशान हैं। अरे पैसे का प्रॉब्लम, कहाँ से भरेंगे पैसा? हमारे प्रशासन ने कोविड में 2 लाख रुपए दिए, बाकी के हमने भरे, फिर इन्फेक्शन हुआ। कितना कर्जा लिया आपने? मैं सोसाइटी से 1 लाख रुपए। चेतन की ही तरह अहमदनगर में ऐसे कई लोग हैं जो अब घर पर ही इलाज कर रहे हैं। वहदत-ए-इस्लामी नामक संस्था इन्हें ऑक्सीजन और दवाइयों की सप्लाई कर रही है और साथ ही इलाके के स्कूल में एक अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया है, जहां लोगों का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। हमारी हैसियत ऐसी नहीं थी कि हम दवाखाने में लेके जाए, एडमिट करें और खर्चा करें। सभी लोगों ने मिलकर हमारी मदद की और इन लोगों ने सब मदद की। सब इंजेक्शन, गोलियां, दवा, बाटला बेटला सब इन्होंने मिलकर लाए सबने। इनकी टीम ने हमारी बहुत मदद करे घर के ऊपर आके। ये पेशेंट में हमने सिर्फ टैबलेट ही यूज़ किया है, एंटीवायरल। ना हमने टोसिलिजुमैब ना ही रेमडेसिविर दिया है। बिना इंजेक्शन के वो अच्छे हो चुके हैं। ऐसे हमने तकरीबन 15 पेशेंट्स आज ठीक किए हैं बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन के। ऐसे संस्थाओं की ओर से मिल रहे मदद की वजह से जहां कई लोगों को समय पर इलाज मिल पा रहा है और उनकी जान बच रही है, तो वहीं इन तस्वीरों से ये भी समझा जा सकता है कि ग्रामीण महाराष्ट्र में अस्पतालों की बुनियादी हालात कितने खराब हैं। अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में आज इतना ही। मुझे और मेरे मुंबई सहयोगी सोहित मिश्रा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।